अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल कल का जो दिन था वो पाकिस्तान की सियासत के लिए जैसे बड़ी गहमा गहमी आजकल नज़र आती है और ख़ास तौर पे पार्लियामान में बड़ी गहमा गहमी जो है वो कल पाई गई। बड़ी सियासी मुलाकातें होती रहीं और क्या कुछ नहीं होता रहा, जो यकीनन जो लोग बाखबर रहना जानते हैं और चाहते हैं वो यकीनन टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे क्या कुछ होता रहा। कानून साजी एक उसके हवाले से गुफ्तगू शनीद हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, मसाफ़े हो रहे थे, झप्पियाँ पड़ रही थी जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, और पुराने हरीफों को हलीफ बनते हुए और हलीफों को हरीफ बनते हुए और क्या कुछ हमने नहीं देखा। तो सोचने पे मजबूर थे कि ये जो कुछ हो रहा है काश कि ऐसा होता कि खालिसतन और वाक़तन अवामी मफादात के लिए भी इसी तरह की हुज्जत तमाम करते और इसी तरह की कोशिशें की जाती। तहम ऐसा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं हो रहा और माजी करीब में भी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई ऐसा कानून जो बराह रास्त जिसका ताल्लुक़ एक आम आदमी से हो उसके ऊपर इस तरह की गहमा गहमी या इस जोश व खरोश के साथ जो है उसके ऊपर काम हो रहा हो। बहरहाल जी, ये पार्लियामान का मामला है, कानून साजी होनी चाहिए। अब किसके हक़ में हो रही है, किसके ख़िलाफ़ हो रही है, ये एक अलग बहस है। मगर एक आम आदमी के लिए शायद इन तमाम बातों में, इस सारी ख़बरों में जो सबसे बड़ी खुशी की खबर रही वो ये कि पेट्रोल की कीमत में कमी हो गई और उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे पास जितने पैगामात सारी रात मौसूल होते रहे उसमें कहीं इस बात का तस्करा नहीं हुआ कि किसके नंबर ज़्यादा हैं, किसके पास अक्सरियत है, कौन अक़लियत में है, कौन किसको वोट देगा नहीं देगा, इससे किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ी खबर रही वो ये कि पेट्रोल की कीमत के ऊपर 10 रुपये की कमी कर दी गई और ये भी पूछा जाता रहा कि वाक़तन क्या इससे ज़्यादा कमी हो सकती थी। तो जवाब है बिल्कुल हो सकती थी। जो कैलकुलेशंस हमने की थी उसके मुताबिक तकरीबन 24 या 24.5 रुपये से ज़्यादा की कमी बनती थी। बहरहाल ये भी एक तरीका कार है, आगे चल के अगर मौका मिलेगा इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेंगे। तमाम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान डॉक्टर शब्बीर अहमद, बानी पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर आप उन्हें देखते हैं और उनसे सियासी जो सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब हुमायूं उस्मान साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और उम्मीदवार रहे NA 243 से। तो बड़े अरसे के बाद एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। हुमायूं भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद गुल नवीद साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी सिंध हैं पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, जिसको PDQM हम कहते हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया जनाब गुल नवीद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ, जैसे मैंने कहा बड़ी लंबी एक तमहीद बांधी और मामलात की निशानदेही भी की है। सियासी मफादात जब भी सामने आते हैं तो ये जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कानून साजी हो रही है, लफ्ज़ मुतनाज़ा इसके लिए यूज़ करना तो शायद मुनासिब ना हो, क्योंकि अभी कानून बनेगा, पेश किया जाएगा, फिर जो कुछ होता रहा उसके बारे में बात होगी। ताहम मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो कानून साजी है, क्या बराह रास्त इसका कोई आवाम से ताल्लुक़ है या उसके फ़ायदे की बात इसमें कोई पोशीदा है कि किसकी कितनी एक्सटेंशन होनी चाहिए, मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए, किसकी कहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए, किसका इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए? क्या ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे वाक़तन हमें सोचना चाहिए या बहस करने की ज़रूरत है? ज़रा आप फरमाइएगा जी। यासिर भाई, सन 1973 का जो आइन है, आइन पाकिस्तान जब बना, फिर उसके बाद गाए बगाए इसके अंदर जो तरामीम होती गई, तो वो कुछ तो वक्त की ज़रूरत समझे जी, और कुछ जो है वो आने वाली हुकूमतों की ज़रूरत बहुत समझे। खूब। तो ये सब होता रहा। तो ये जो अभी आइनी तरमीमी बिल के हवाले से जो कल से हम बहस देख रहे हैं पार्लियामेंट में और सेनेट के अंदर, और इस पे बहुत ज़्यादा जो है
मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी इज़्ज़त अफजाई उनकी हो रही है। माशाल्लाह। तो देखें तो अपोजिशन के लोग भी वहाँ जा रहे हैं और हाथ चूम रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, और हकूमती जो हैं नुमाइंदगान वो भी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो एक कहते हैं कि वो एक ऐसा वो एक मिसाल बनी हुई थी कि वो मिठाई कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये सारे मामलात तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो इदारों में तसादुम की बुनियाद आ जाती है ना, जहाँ कि आप पार्लियामेंट में, मैंने इसी प्रोग्राम में एक दफ़ा बैठ के कहा था कि आवाम को गुमराह किया जाता है कि इदारे ताकतवर हैं, लेकिन बेसिक जो ताकतवर इदारा है पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट है। यही बात मेरी हुई थी कि पार्लियामेंट वो है जहां कानून साजी होती है, कानून बनता है। अब उसकी बुनियाद पे जो ना इदारों को जो है उनके काम करने या ना करने के लिए डिसाइड किया जाता है। अभी जब देखा कि अदलिया जो है वो कुछ इस वे में आ रही है कि जहां पर हुकूमत के अगेंस्ट कुछ फैसले हो रहे हैं, तो साहब अब पार्लियामेंट में ये बिल पास होने के लिए ज़रूरत पेश आ गई। अवामी जो आपका सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अवाम के ऊपर इसका क्या है। देखिए, अवाम इस टाइम महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल में बहुत उलझी हुई है। उनको ये नहीं कि जो इसमें पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सेनेट में क्या हो रहा है, हुकूमत जो भी हो, अवाम चाहती है कि उसको क्या रिलीफ मिलेगा। तो जो कल ये हुआ 10 रुपए जो पेट्रोल की कमी हुई, इस पे मैं हुकूमत को अप्रिशिएट करूंगा कि हुकूमत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और उस वक्त लिया कि जिस टाइम उनको सेनेट में भी अक्सरियत की ज़रूरत है और पार्लियामेंट में भी अक्सरियत की ज़रूरत है। तो ये बात तो यहाँ ठीक है। अब देखना ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस साहबान हैं, उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो बेसिक एक नोटिफिकेशन पे हो जाता है, उनको टाइम पीरियड नहीं मिलता। उनको यहाँ आज हैं और कल उठा के उनको बलूचिस्तान भेज देंगे, परसों KPK में भेज देंगे। ये वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं कि जिस पर पहले ऐसा होना चाहिए कि आप उनको इन्फॉर्म करें, उनको टाइम पीरियड्स दें। और हाँ, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है, रियासत के अगेंस्ट कोई फैसले आ रहे हैं, तो उसमें ये तरमीम होनी चाहिए बिल में कि वो ऑन द स्पॉट फैसले होने चाहिए। तो जहाँ तक अवामी बात है कि अवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए, अदालतों की बिहा पे एक अवाम जाती है वहाँ पर जो फैसलों के लिए, तो वहाँ तो साला साल वो दादे ने केस किया था और पोते का भी फैसला नहीं होता। तो अदालत में भी बहुत सारे ऐसे मामलात हो चुके हैं अदालतों के कि जिसमें पावर है, पैसा है, तो वो तो उसको रिलीफ मिल रहा है, और जो नहीं है तो उनको। ठीक, वहीं पे ये फरमाइएगा कि बड़ा अहम किरदार है तमाम ही सियासी जमातों का, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को मैंने गुज़िश्ता रोज़ सुना, वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ही उधर कॉरिडोर की तरफ उनसे बात की मीडिया के नुमाइंदों ने, तो उन्होंने कहा एक चांस लेना पड़ेगा हुकूमत को सपोर्ट कर कर। तो क्या वाक़तन ये जो मूव है, ये जो कोशिश है, ये हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए है या इसका मकसद और मसरफ कुछ और है? सवाल ये पैदा होता है। और अगर कोई भी आईनी तरमीम होती है, अगर उसका डॉक्यूमेंट आपके सामने ना हो, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, उसको पढ़ेंगे, उसका जायज़ा लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। अगर कोई ऐसा फैसला हो जाए या कोई अगर मुतनाज़ा कानून बन जाए और अगर आप उसका हिस्सा बन गए, तो उसका दिफा फिर कैसे किया जाएगा? क्योंकि आगे जाके तो फिर बहुत सारे सवालात उठेंगे, और ये माजी में भी होता रहा कि बहुत सारे ऐसे मामलात में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ये सवाल होता रहा कि आप हमेशा हुकूमतों के साथ रहे, कभी पीपल्स पार्टी के, कभी किसी जमात के हलीफ रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी गुंजाइश क्या मौजूद है, क्या इस पर गौर व खौस किया जा रहा है, या मनोअन जो है इस फैसले को तस्लीम किया जाएगा? फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर यासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया, आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में, और यहाँ मेरे जो कुलीग बैठे हुए हैं इन सबको मेरा और आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी। डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती राय दूंगा इस पर, पार्टी पॉलिसी से हटकर। देखें, आज से पहले भी कुछ बिल आए हैं जो पार्लियामेंट से, जिस तरह आपने कहा MQM ने उसकी हिमायत की, पास करवाए। जिस तरह एक एग्जांपल दे देता हूँ, 18वीं तरमीम पास हुई, लेकिन MQM ने सबसे बड़ा स्टैंड अगर किसी जमात ने लिया तो उस 18वीं तरमीम को
फर्दर जो है एक्सप्लेन करने में, उस लॉ को, कानून को बनाने में, तो एमकेएम ने एक अहम किरदार अदा किया। और आपके सामने आईनी तरमीम भी पीएफसी अवार्ड का इजरा और जो लोकल बॉडीज को इख्तियारात, क्योंकि 4 चीफ मिनिस्टर्स की जेब में पैसा पार्क हो जाना, इस पर सबसे ज़्यादा स्टैंड अगर किसी ने लिया तो एमकेएम पाकिस्तान ने लिया। और रहा अगर पार्लियामेंट में, जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में कहा, आप भाई हैं मेरे और काबिल एहतराम है और बहुत अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, मैं आपको बड़ा लाइक करता हूँ दिल से, क्योंकि आप जेन्युइन होकर बात करते हैं। कभी किसी की सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट में, एक न्यूट्रल किस्म के एंकर हैं और न्यूट्रल किस्म के सहाफ़ी हैं। आजकल शायद कम लोग रह गए हैं इस तरह की बात करने वाले। बात इतनी सी है कि मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल आए उसका आम आदमी पे असर ना आए, आम आदमी को उससे फायदा ना। मैं समझता हूँ कि इस बिल से भी आम आदमी का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस जुड़ा हुआ है, उसका उससे फायदा और नुकसान जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चीज़ पास होने जाती है उसका असर नीचे तक आता है, ग्रास रूट लेवल तक। जिस तरह भाई कह रहे थे कि लाखों केसेस अदलिया में भी पेंडिंग हैं, फिर देखें अदलिया में भी आपके सामने जजेस के जो ताज़े बयान थे जिसमें उन्होंने कहा कि सियासतदान ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता, जजेस हो सकते हैं। जजेस, ये मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान का वफादार नहीं है वो फिर कैसे अपनी वफादारी को साबित करेगा, जिसके लिए टॉप प्रायोरिटी है कि उसके बच्चे रिटायरमेंट के बाद यूके में सेटल हो जाएं, जिसके बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाएं और अभी से उनकी वहाँ प्रॉपर्टीज़ बनना शुरू हो जाएं। बहुत सारे जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। और पाकिस्तान में मैंने तो अपनी हिस्ट्री में 47 ईयर्स की एज में पहली बार देखा है कि देखें उन्हीं जो स्टैब्लिशमेंट हम जिनको कहते हैं उनका भी एहतसाब हो रहा है आपके सामने। बहुत सारे हाजिर भी गिरफ्तार हैं, ट्रायल हो रहे हैं और बहुत सारे एक्स भी गिरफ्तार हैं। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के अंदर। और जजेस का भी होना चाहिए, सियासतदानों का भी एहतसाब होना चाहिए। और ये एहतसाब का अमल पाकिस्तान में पहली दफ़ा शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि भाई लिमिटेशन लगानी चाहिए ना कहीं कहीं। अब आप एक जज अगर उसको कोई बंदा पसंद है और नापसंद और नापसंदगी पर वो फैसले कर रहा है तो ठीक बात नहीं है। आप एक फॉरम बनाते हैं, उस फॉरम के अंदर 8 रुकनी बेंच बना देते हैं या 6 रुकनी बेंच बना देते हैं या 4 रुकनी बेंच बना देते हैं। उसमें से 3 बंदे जिनका इन्फ्लुएंस ही बाहर यूरोप शिफ्ट होना है, जिनका माइंड सेट ही, जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से चले जाना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं। वो क्या वो आने वाली नस्लों की बका के लिए बेहतर है या पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए बेहतर नहीं है। अगर जब उनको ये पाबंदी उन पर डाल दी जाएगी कि जब ये बिल पास होता है और हुकूमत, क्योंकि मेन पावर तो मैं समझता हूँ ये जो अवामी नुमाइंदे इन्हीं के पास होनी चाहिए ना। अवामी नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली में हो चाहे वो सेनेट के अंदर हो, तो कानून साजी तो इनका हक है। अगर आप कोई ये कहता है कि कानून साजी इनका हक नहीं है तो आज तक पाकिस्तान में कभी कानून साजी सही तरीके से हुई ही नहीं। अगर पाकिस्तान में सही तरीके से कानून साजी हुई होती तो आज पाकिस्तान इस नैश पे नहीं खड़ा होता कि जहाँ पे माशियत के बहुत बुरे हालात हैं। और हम कुछ देर पहले ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक्स किसी की तारीफ कर रहे थे कि ज़बरदस्त गवर्नमेंट थी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ कमियां रह गई हमसे, जो कमियां पूरी की जा रही है तो हो जाना चाहिए एक दफ़ा। ठीक है, हर चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, मैं हर बंदा फरिश्ता नहीं होता। हमें भी कल ही ब्रीफ किया गया है, नायब वज़ीर आज़म ने कल हमें इस पर आकर पूरी ब्रीफिंग दी। हमारी जो तमाम नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उन्हें बताया है ये बिल क्या है। हमने अपने जो ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें उसमें तराज़ात थे हमने उनके सामने रखे हैं और हम रखेंगे, हम समझते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम उसको फर्दर पढ़ेंगे तो हम वो बात करेंगे जिससे एक आम पाकिस्तानी को फ़ायदा हो, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान वाइड जमात है जो ग्रास रूट लेवल के लोगों की फ़ायदे की बात करती है। देखिए कोई भी इख्तलाफ रखता हो, वो इख्तलाफ रखना एक जमहूरियत का हुस्न है, वो रखें हमसे। जिस तरह मुस्तफ़ा भाई ने खुलकर पार्लियामेंट के अंदर बात की और बताया कि आज जहाँ गए कल हम भी वहीं थे, तो फैसले इस तरह नहीं होते कि किसी की मर्जी और किसी के इमाम के लिए पूरी नेशनल असेंबली को आप दाव पे लगा दें, पूरे सेनेट को आप दाव पे लगा दें। तो मैं समझता हूँ अब ये फैसले हो जाने चाहिए कि भाई बेहतरीन उसमें बात की गई कि भाई अगर कोई भी फार्म अदलिया का बनता है तो उस फार्म के अंदर पार्लियामेंट और सेनेट से एक कमेटी भी डाली जाए। उस 8 रुकनी, अगर 8 रुकनी की कमेटी आप बना रहे हैं तो उसको 16 रुकनी कर दें। 4 आप नेशनल असेंबली से मेंबर्स लेकर डाल दें, 4 आप सेनेट से डाल दें, ताकि 16 रुकनी बेंच जब फैसला करे तो इसमें से 8 रुकनी तो वो होंगे ना जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी नहीं होती, तो वो 100% वो फैसला करेंगे कि उन्हें अपने कल हल्के में भी जाना है अवाम को एतमाद में लेने के लिए। वही भाई ये फरमाइए कि तासुर ये मिलता है गो कि है तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए ही बिल पास किया जा रहा है, मगर एक आम आदमी ये सोचता है कि हमारे यहाँ 13 जज और मेरा जज वाली जो पॉलिसी माजी में भी रही है और शायद अभी भी उससे हम बाहर नहीं आ सके, तासुर उसका ज़्यादा मिल रहा है। वाक़तन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इससे आएंगे, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहे हैं। और अगर ऐसा है वाक़तन तो फिर तो होना ये चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर से इसके ऊपर बात की जाए और अपोजिशन उसमें बड़ा उसका किरदार होना चाहिए।
मगर वो उसको यकसर मुस्तरद इसलिए कर रहे हैं अपोजिशन वाले, वो ये समझते हैं कि किसी खास शख्स के लिए, किसी खास एक शख्स को दूर रखने के लिए सिस्टम से ये सारी कोशिशें काविश हो रही हैं। आपकी इस पे क्या राय? तो फिर उनको भी सोचना चाहिए था ना कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने क्या नहीं किया। उस वक्त तो उनके पार्लियामेंट के इख्तियारात में भी नहीं था। राना सनाउल्लाह मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, आपने उसको ड्रग्स के केस में अंदर करवा दिया। आपने नवाज शरीफ साहब को एक अकामे के बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म को हटा दिया, नाअहल करार दे दिया। देखिए बहुत सारी ज़्यादतियाँ तो फिर आपने भी की हैं, किसी के वहाँ पर किसी की गोद में बैठकर आप भी उछलते रहे बहुत ज़्यादा। तो जैसा जो मैं मुखाफ़ात अमल है, देखिए आज उनको ख़तरा लग रहा है इससे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई ख़तरा है। अगर पार्लियामेंट के हाथ में चीज़ आएगी, इख्तियारात आएंगे और सेनेट के हाथ में आएंगे तो आप एक आम आदमी मजबूत होगा, सिस्टम मजबूत होगा। ये वाला जो जमहूरी सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम मजबूत होगा। तो भाई देखिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जजेस की जो तकर्री है उसमें अगर आप पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली से वोटिंग हो जाए, आने वाले जज के लिए बेहतरीन बंदे का फैसला हो जाए कि कहीं वो ड्यूल नेशनल तो नहीं है, उसके मफादात। देखिए हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया ने खोल कर रख दी है। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया में बड़ा नेगेटिव इस वक्त, क्योंकि बाहर जो खास तौर पर बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर, वो बड़ा नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को। जो बलूचिस्तान के हालात हो गए हैं, जो KPK के हालात हो गए हैं, जो फिर आपके सामने इन्फ्लुएंस इस वक्त जो महंगाई का है और बिजनेस का यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है, तो वो पैदा कर रहे हैं ऐसे हालात जानबूझ कर कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला डिस्टेबलाइज होगा। और उन लोगों के लिए मेरे लिए मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर आकर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या सियासतदानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो जाकर इंडिया में देख लें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। गाँव माता का मुँह पिलाया जा रहा है, किस तरह के हालात हैं, और आप कहते हैं कि वो इंडिया बेहतर था और हम वहीं पे रहते हैं। ये बात कर रहे हैं ना कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको अगर होश के नाखून लेने चाहिए। वो शायद अमेरिका सेटल हैं, वो यूरोप सेटल हैं, वो ब्रिटिश में सेटल हैं, उनके बच्चे शायद अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हालात उस तरह के नहीं हैं। यहाँ पे तालीम का निज़ाम तबाह हो चुका है, माशी निज़ाम तबाह हो चुका है, इस्लाहत नहीं हुई। 73 के बाद भुट्टो साहब के बिल लाने के बाद प्रॉपर तरीके से जो कानून साजी करना नेशनल असेंबली का काम था, वो नहीं हुआ बदकिस्मती से। और वो पहली बार उस सिमत की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, वो सिमत सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो हम बैठे हैं ना फिर उसको अमेंडमेंट करने की, असेंबली वहाँ बैठी है ना, तो हम यही स्टांस लेकर खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा आज से इस बिल आने से पहले हमने भी अपना पूरा एक मसौदा तैयार करके 18वीं तरमीम में 18A, B, C का पेश कर दिया। इंशाल्लाह ताला में यकीन दिया नहीं करवाई गई। हमने कुछ और नहीं मांगा, हमने कुछ और नहीं मांगा इस बिल की हमायत करने के लिए। हमने स्ट्रेट वे बात की कि जो हमने 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट मांगी है, क्या वो हमें देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, जब ये बिल लाएंगे तो साथ वो बिल भी लाएंगे। मैं इसकी तरफ अभी आता हूँ क्योंकि इसको एलाबरेट करने की ज़रूरत है, इसको मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़ास तौर पे मसला है बिलखुसूस शहर कराची के लिए, वो यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है। जी गुलनबी साहब फरमाइएगा, अभी सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, सब कुछ आप देख रहे हैं, जोड़ तोड़ भी देख रहे हैं, मुशावरत भी देख रहे हैं, एक अच्छा अमल है वैसे, इसको बड़ा हेल्थी समझा जाए कि बड़े अरसे के बाद इस तरह के मामला है। मगर मेरा सवाल आपसे यही है, अब थोड़ी हमें मईशत की सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन वाक़तन जिन कामों को करने की ज़रूरत थी क्या वो हो रहे हैं? या हुकूमत की जो तरजीहात में जो चीज़ सबसे पहले शामिल होना चाहिए थी, क्या महसूस हो रहा है कि वो महंगाई है और ये दीगर मसाइल हैं, या फिर कानून साजी और इस तरह के मामला हैं? ज़रा चाहूँगा इस पर तबसरा कीजिए। जी यासिर भाई, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बुलाया और टाइम दिया। मेरा ताल्लुक़ असल में औरंगी टाउन से है, जो कराची का सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। ऐसा ही है, और एशिया की, बल्कि वो कच्ची आबादी है। अच्छा, औरंगी टाउन में जो रहने वाले लोग हैं उसमें 80% वो लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन उसमें पढ़ा लिखा तबका भी है। बिल्कुल। और ऐसा मतलब उस तरह के लोग रहते हैं औरंगी टाउन के अंदर के तकरीबन पाकिस्तान की तमाम कौमों के लोग आपको औरंगी टाउन में मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, तमाम, और बड़ी तादाद में। कुछ लोग ऐसे हैं मतलब जो पंजाब कम्युनिटी, मतलब पंजाबी से उनका ताल्लुक है, या पख्तून है, हज़ारा कम्युनिटी से। और वहाँ अब उनको देखेंगे तो इस तरह लगेगा कि एक फैमिली है, गुलदस्ता है, कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी तरह के कोई मामला नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीच के अंदर आके नफरतें फैला दी, हालात ख़राब कर दिए। दिन में 20-20 लोग औरंगी टाउन के अंदर टारगेट किलिंग हो रही थी, डकैतियाँ, आज भी ये बड़े मसाइल हैं। लेकिन हमारे इदारों ने जिस तरह 2013 के अंदर एक ऑपरेशन का इब्तिदा किया कराची के अंदर, जिससे अमन आया, और इतना अमन आया कि जो 20, 25, 30 लाशें रोज़ाना कराची में गिरती थी वो
बंद हो गई और कारोबार भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बिल से बहुत सारा फायदा भी है, लेकिन पहले जो कानून बने हुए उन कानून पे अमल दरामद भी जरूरी है। क्या अच्छी बात, क्योंकि कानून तो बन जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होती। फिर उसके अंदर कुछ इदारों के लोग हैं जो मुलविस होते हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, नजर भी आ रहा है। तो मेरी तो अपनी राय ये है कि आपके ख्याल में कि जो सतही नौयत के काम हैं, जिनके ऊपर सबसे पहले काम जो कानून बने हुए हैं, कानून बने हैं, कानून उनके ऊपर अमल दरामद होना जरूरी है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बाकी मामला भी चलते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मई भाई, तो एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा इसके ऊपर मज़ीद बात हो जाए। अब जैसे उन्होंने कहा कि ये जो सतही मसाइल जिनको मैं कहता हूँ, एक आम आदमी जिसके लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद है, और मैं और आप तो क्योंकि शहर कराची में डॉक्टर साहब भी रहते हैं, हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ जो कुछ हो रहा है। अब लोग ये सवाल करने पे मजबूर हैं कि जनाब कि MQM क्या कर रही है इस सारी सूरत हाल में। एक तरफ तो बिजली के बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर है, दीगर जमातें हैं। जो सबसे बड़ी चुनिंदा जमात माजी में हुआ करती थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसको आज भी बहुत बड़ा मैंडेट एक शक्ल में मिला है, वो इस वक्त क्या कर रही है सारी सूरत हाल के ऊपर? ये खामोशी क्यों है? ये बिजली के बिलों के हवाले से और दीगर मामलों पे कहीं ना कहीं आवाज़ ज़रूर आई है, लेकिन वाक़तन इसके ऊपर क्या हो रहा है? क्या इसके ऊपर भी हुकूमत से क्या उसी तरह एहतजाज किया जाएगा, मौसर एहतजाज जैसे पहले माजी में हुआ करता था? इस दफ़ा क्या सूरत हाल है, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैं आपको जी यहाँ बैठ कर बात करूँगा, बिल्कुल अथेंटिक करूँगा। ठीक है, मुझे अपनी कब्र में जाकर अल्लाह को राज़ी करना है और किसी को नहीं करना। MQM जो इस वक्त पार्ट प्ले कर रही है वो कोई जमात भी पार्ट प्ले नहीं कर। ठीक है, देखें, हर चीज़ बैनर लगाने से, एहतजाज करने से हल नहीं होती। ठीक है, आपकी शहर की आपके सामने सेंसस का इशू आया लास्ट गवर्नमेंट में, और MQM ने जिस तरह अपना किरदार प्ले किया, बाज़ेयाब करवाया। देखें, 1 करोड़ 25 पे पहले 1.5 करोड़ की आबादी थी और 1.25 पे मौजूदा जो सिंध हुकूमत है उसने क्लोज कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम 3.25 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ के करीब जाकर हमने 3.25 करोड़ के करीब जाकर आबादी को, सेंसस को खड़ा करवाया। तो उसमें आप सब ने देखा कि MQM ने बड़ा पार्ट प्ले किया, और तो फेडरल गवर्नमेंट से लगी रही कंटिन्यूसली। और अभी भी देखें, भाई ने बहुत अच्छी बात की कि जो पहले कानून है उन पे इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहे, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहे तो उसमें कोई लूप होल्स हैं, उनको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, उन पर नया कानून लाने की ज़रूरत है, उनको बेहतर करना, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। देखें, जब आप किसी में कोई लूप होल होता है उसको रिफॉर्म करेंगे तो इम्प्लीमेंट की तरफ जाएगा। अब इसी तरह 18वीं तरमीम में आप देखें, 18वीं तरमीम बहुत अच्छी चीज़ थी कि पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की जेब में पैसा पार्क हो जाता था, और प्राइम मिनिस्टर को पता था कि मैं GT रोड से जीतूंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो वो सारा पैसा आज से, जब 18वीं तरमीम नहीं आई थी तो वो सारा पैसा GT रोड के इर्द गिर्द पे लगता था और कहीं बाकी कहीं नहीं लगता था। तो अब बदकिस्मती से वो 18वीं तरमीम जब अमेंडमेंट हम उसके पीछे उस वक्त शोर किया, वो एक मसूदा तैयार किया गया, और वो जब वो लाया गया तो उसके बाद वो एक प्राइम मिनिस्टर से निकलकर 4 चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर की जेब में पार्क होना शुरू हो गया, यानी 5 लोगों तक वो पैसा चला गया। अब उसी को अमेंड करने के लिए हम चीख रहे हैं बार बार, जो हमने मसूदा भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है कि भाई, एक अगर आप वजीर तालीम को देखिए, चीफ मिनिस्टर लगा है, उसका मनपसंद बंदा है, उसको तो उसने 25,000 रुपए दे दिए, वो चाहे वो घर पे लेके ले जाकर खा जाए। आपके सामने सड़कें जो बन रही हैं 2 नंबर बन रही है, एक दफा कारपेट डलता है, अगली बारिश में मतलब थोड़ी सी बारिश होती है तो रोड ने वहाँ पे तस्वुर भी नहीं होता कि कभी यहाँ जिंदगी में रोड बना था, जो कराची भर का इस वक्त हालात हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम जेन्युइनली बात कर रहे हैं कि भाई आप यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात दें, आप टाउन्स को इख्तियारात दें, ना सिर्फ इख्तियारात दें, इदारे उनके हवाले करें। जिस तरह आइन में लिख दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर आकर हल्फ उठाता है तो उसे पता होता है मेरे अंडर कौन कौन से इदारे हैं और कल से मैंने कौन सा काम शुरू करना है। चीफ मिनिस्टर हल्फ उठाता है तो उसको पता होता है कि मेरे पास कौन से इदारे हैं और वो उसको पता होता है कि कल से मैंने कौन सा काम करना है। इसी तरह टाउन जो मेयर्स के पास आप वो इख्तियारात दें, वो इदारे दें, टाउन चेयरमैन के पास वो पैसा फंड दें, इक्वली ट्रांसफर करें ना। एक एजुकेशन मिनिस्टर आप बैठा दें और मेरे सूबे के अंदर 47,000 स्कूल हैं, 47,000 में से आपके सामने भी पीपल्स पार्टी के अपनी रिपोर्ट है कि 11,000 गोस्ट निकले जो उसने ऑडिट करवाया, तो गोस्ट स्कूल निकले, टीचर नहीं निकले। पहले जमाने में हम छोटे थे तो सुनते थे गोस्ट टीचर होते हैं, लेकिन अब 11,000 गोस्ट स्कूल निकले। तो शर्म की बात है, ये कोई मेरे लिए ना बड़ी, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हो रही है, अब अच्छी बात हो रही है, रिफॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप एक
यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को उसका हिस्सा दो, उसके इलाके की सेंसस के मुताबिक उसका फंड उसको दो, ताकि इलाके का आम आदमी एमपीएमएनए को नहीं ढूंढ सकता। एमपीएमएनए तो नजर आता है इलेक्शन से 6 महीने पहले, उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, ये उसका वाकईतन काम भी नहीं है, उसका काम कानून साज की है। Exactly. ये हमारे यहाँ तो क्योंकि सियासत होती इस नौयत की है ना, जब इंतखाबात होते हैं तो उसके ऊपर फेडरल के लिए भी अगर कोई होता है ना, वफाक के लिए इलेक्शन लड़ता है, तो वो भी कहता है कि मैं आपको पानी साफ दिलवाऊंगा या गटर की लाइनें। बहरहाल अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक है, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, मुल्की सियासी सूरत हाल ज़ेर बहस आई है और मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। अभी हुमायूं भाई ने निशानदेही की कुछ मामलात की, ये आपको महसूस होता है वाक़ईतन कि जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, बड़ा सीधा ही सवाल आपसे कर देता हूँ कि मुल्की मफादात के लिए उस तरह से काम कर रही हैं जैसे मैं और आप सोच रखते थे, जिस तरह हमारी आपकी तवक्कुआत थी? हमें ये महसूस होता है कि इस वक्त भी वो चीज़ें जो इनकी तरजीहात में पहले नंबर पर होनी चाहिए थी वो शायद नहीं है। और ये जो जिस तरह का जो तर्ज सियासत है, हुक्मरान जमा जब गालिब आती है तो वो अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है, तासुर ये मिल रहा है, तो इसमें कोई खातिर खा तब्दीली हमें ऐसा महसूस हो रहा है शायद कि नहीं हुई। और हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि जो माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, जिस तरह की सियासत हुई है, उसको यकसर तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त बड़ा एक जिसको हम कहते हैं ना, एक तो हमारा एक स्लोगन बन गया है कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजरा है। हमें ऐसा महसूस होता है कि जब मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती तो वाक़ईतन आप एक नाजुक दौर से गुजरे होते हैं। आपको क्या महसूस हो रहा है, ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, हुमायूं भाई ने जैसे 18वीं तरमीम के बिल की बात की, जब 18वीं तरमीम के बिल की बाज़गश्त पार्लियामेंट में सुनाई गई तो उसमें यह की बात थी कि जी अवामी नौयत में आवाम को रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल आम आदमी को। हम बहुत खुश हुए, थोड़ा सा सियासत से ताल्लुक़ होने के बाद मैं भी इस पर कॉन्सनट्रेट किए हुए था। उस टाइम ये था कि मुख्तलिफ सूबे बनेंगे, पाकिस्तान में सूबे बनेंगे। तो हमारे मोहतरम भाई जो MQM पाकिस्तान से रिलेटेड थे, उस टाइम पार्लियामेंट का हिस्सा थे, इन्होंने इस उम्मीद पर हुकूमत को उस टाइम सपोर्ट किया कि चलो एक सूबा अगर बन जाता है अलग, तो कुछ जो तासुब पाया जाता है कौमियत परस्ती का, खासकर कराची में, ये कम हो जाएगा। ठीक है। अब 18वीं तरमीम का बिल तो पास हो गया। 18वीं तरमीम के बिल पास होने के बाद मैं इस पे कई बार बात पहले भी कर चुका हूँ कि आम आदमी को क्या, हत्ता कि उस टाइम जो हिस्सा थे पार्लियामेंट का, उनको भी आज तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। 18वीं तरमीम के बिल का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है मुल्क को, सूबाई खुद मुख्तियारी। अब वफाक कमज़ोर हो चुका है आपका, इसीलिए आज पार्लियामेंट और सेनेट में आज हालात आप देख लें जो अब बने हुए हैं कि अभी ये कुछ ही जो, क्योंकि अक्सरियत तो बन नहीं रही ना सेनेट में ना वफाक में, उसमें सेनेट में और पार्लियामेंट में, तो इसके लिए अब खरीद व फरोख्त वाला भी काम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिन तक नज़र आएगा आपको, देखिए। तो फिर ये केस मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाता हुआ भी नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर भी मे बी के हल ना हो। तो 18वीं तरमीम का बिल पास तो हो गया, लेकिन उसकी वजह से आज सूबे जो हैं वो वफाक को आंखें दिखाते हैं, और वो जो अलग होने का कि जी हम सूबाई खुद मुख्तियारी में आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो मुल्क को तोड़ने की तरफ ये पहला कदम है 18वीं तरमीम। ये आज मैं एक अल्फाज बोल रहा हूँ, आप देख लें, 18वीं तरमीम किसी भी सूरत मुल्क के फेवर में नहीं है। अच्छा, अब जो ये बिल पास हो रहा है, ये डुअल नेशनैलिटी तो होनी नहीं चाहिए, चाहे कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, ठीक है, चाहे कोई पार्लियामेंटेरियन हो, उसकी अगर डुअल नेशनैलिटी है, या जैसे कई फॉरेन्स में बिजनेस या उनके वहाँ जायदादें निकलती हैं, तो ये है, तो ये इनके तो वही होगा कि फिर यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे। तो जो आदमी सीट पर बैठा होगा किसी भी जगह पर, तो उसने साफ ज़रे फिर आवाम का नहीं सोचना, अपनी फैमिली का और अपना सोचना है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इस वजह से सबसे पहले तो हमें जो भी बिल अब पास होना चाहिए उस पे साबका बिलों को मद्देनजर रख के किया जाए कि क्या ये बिल पास होने के बाद इसका हशर वही तो नहीं होना जो पहले हो चुका है। सारी चीजों को देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो
जी जी, बात मुकम्मल कर जी, छोटी सी बस तकलीफ के लिए माजरत। तो मौलाना साहब का जो अभी आ रहे हैं ना, मौलाना साहब का जो था कि केपीके के अंदर उनकी सोच ये है कि गवर्नरशिप उनको मिलनी चाहिए, और अभी जो वो हो रहा है ना मामला, वो इस टाइम जो खेल रहे हैं ना, तो बॉल है उनके पास, ठीक है, वो बस आगे उसका कोई जो सियासी फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, ठीक है उठाएं। सियासी अच्छा, मई भाई क्या दफा में मैं कहेंगे भाईजान 18वीं से तरमीम। थोड़ा सा डिसएग्री ठीक करता हूँ, ठीक, और वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरी कोई जायदादें नहीं है बाहर, लेकिन मैंने दुनिया में वैसे ही शौक के लिए 50 से ज़्यादा मुल्क देखे हैं, माशाअल्लाह। और हम एग्जाम्पल्स में अक्सर कोट कर रहे होते हैं यूरोप को कि तरक्की कर गया, अमेरिका को, बरतानिया को, तो वहाँ पे कभी भी उनकी जो नेशनल असम्बलीज़ हैं, जो सेनेट्स हैं, वो पावरफुल नहीं है। वहाँ पे शहरी खुद मुख्तियारी है, बिल्कुल ऐसा है। और मेयर सिस्टम्स हैं, और वो शहरी खुद मुख्तियारी ही 18वीं तरमीम का मकसद था, जो कि स्टेट की सतह इंडिजिनस होते हैं, जिनके Exactly, झंडे भी exactly. अलग हैं, सब कुछ अलग है, इंडिजिनस पावर प्लांट हर चीज में, Exactly, टैक्स कलेक्शन में, और exactly. यह दुनिया की सबसे बड़ी 50 ताकत है। ईयर्स 60 ईयर्स में अगर जो भी कंट्रीज ने तरक्की की है, और वो इसी वजह से की है कि उन्होंने शहरों को खुद मुख्तियारी दी है, मेयर सिस्टम लेके आए और 18वीं तरमीम की फर्दर अमेंडमेंट्स लाए। और जब आप इस शहर का उस वक्त भी सूबे की बात नहीं हुई थी 18वीं तरमीम में, हम जब उसमें मौजूद थे, हमने कहा सेकंड शायद स्टेप हो सकता है कि कभी ये बिल के अंदर अमेंडमेंट होकर इस तरह की भी कोई चीज़ आए। सराकी बेल्ट की उस वक्त आवाज़ बड़ी गूंज रही थी शायद, तो लोगों ने उसे जज किया होगा शायद इस 18वीं तरमीम में कोई सूबों वाली भी बात है। सूबों वाली बात उस वक्त बिल के अंदर कोई इस तरह की नहीं थी, उसमें प्योरली यही था कि ट्रैकल डाउन किया जाए, जहाँ पैसा पार्क हो रहा है उसको मजीद फर्दर, उसमें लिखा हुआ 18वीं तरमीम में कि उसमें 18A भी होनी थी, B भी होनी थी, C भी होनी थी, जिस पे बदकिस्मती से अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, जिस तरह भाई ने कहा बहुत सारे बिलों पे प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बका है, इससे 18वीं तरमीम से पाकिस्तान की बका को कोई नुकसान नहीं है, उसको ट्रैकल डाउन होना चाहिए। और इस शहर के ना सिर्फ कराची शहर को, देखिए उससे फैसलाबाद के शहर को भी फ़ायदा होगा, लाहौर को भी फ़ायदा होगा, भावलपुर को भी फ़ायदा होगा, सक्कर को भी फ़ायदा होगा, मीरपुर खास को भी फ़ायदा होगा। जितने शहर हैं उनको खुद मुख्तियार बनाएं, उनके मेयर सिस्टम्स लाएं। जब वो मेयर सिस्टम्स आएंगे तो वो इंडिविजुअली अपना पैसा जनरेट करेंगे, वो रोज़गार जनरेट करेंगे, वो इंडस्ट्रियल जोन्स लगाएंगे, वो खुशहाली लेकर आएंगे। भाई औरंगी टाउन जो है ना, ये अपनी ही नौयत का सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर औरंगी टाउन पे ही है, यहाँ कराची का कोई बाशहूर बेटा होता और कराची का मेयर होता, तो शायद औरंगी टाउन से वो इतना पैसा कमा देता जितना पूरे पाकिस्तान का टैक्स कलेक्ट होता है। औरंगी टाउन में इतने टैलेंटेड लोग हैं, बनारसी साड़ी का काम देख लें, रेशम का काम देख लें, औरंगी टाउन में चूड़ियों का काम देख लें, बहुत छोटे छोटे घरों में लोगों ने लगाए, बहुत अच्छा ब्रेन है वहाँ पे, मैं समझता हूँ। इसी तरह लियाकताबाद को आप देख लें, लियाकताबाद पूरे पंजाब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली मार्केट है कराची के अंदर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि शहरों को खुद मुख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दुनिया के साथ जाकर खड़ा होना है, आपने दुनिया का मुकाबला करना है आने वाले वक्तों में, तो मेयर सिस्टम को पावरफुल कर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की जो ये बदमाशी है, मनपसंद लोगों को लाना, 4-4 मुशीर लगा लेना, 200-200 गाड़ियों के काफिलों में निकलना, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, टैक्स का पैसा है, गरीब आदमी इस वक्त मर रहा है। मुझे अफसोस होता है जब खुदकुशियाँ कर रहा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ा हुआ तो सबसे ज़्यादा गुर्बत है, और वो बदकिस्मती से मुसलसल चौथी दफ़ा पीपल्स पार्टी जीती है, और आज तक 40 साल में ना सड़क है, ना पीने का पानी है, ना अस्पताल है, ना आप उन्होंने इलाकों को जाकर देखें जो मुजाफाती इलाके जहाँ जहाँ से आज तक पीपल्स पार्टी ने रूल किया, तरक्की नहीं कर सके, बदकिस्मती से बैकवर्ड पे हैं बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त ठीक होगा। हम तो समझते हैं जब तक हमारी आखिरी सांस है, हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क बनाया था, और हम अपनी आखिरी सांस तक इसका दिफा करेंगे। और जो पाकिस्तान की मुखालफत में बयान देगा, ठीक है, उसका अपना नज़रिया होगा, अपनी सोच होगी, लेकिन वो हमें काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब यही आपसे सवाल भी बनता है कि ये जो सतही नौयत के मसाइल हैं, जो आज जू के तू हैं, लोग फिर आपकी तरफ देखते हैं, फिर ये सवाल करते हैं कि जब इतना बड़ा स्टेक आपके पास है और आप हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं, तो उन मसाइल की तरफ कब आएंगे? जैसे मेयर की आपने बात की है, मैं वाक़ईदैन ये सवाल करता हूँ अक्सर कि वो कहाँ हैं, मुझे नज़र नहीं आते। और पहले वो दावेदार थे कि जी हम अगर होते तो ऐसा हो जाता। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास कुल इख्तियारात हैं तो आप कहाँ हैं? ज़ाहिर है उनका नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, उनकी नुमाइंदगी होती तो ये सवाल बेहतर उनसे हो सकता था, मगर उसको कैसे पाबंद किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पाबंद करेंगे, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। और अगेन जो मुकदमा 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से और मेयर के इख्तियारात के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे, उसको कैसे परस्यू करेंगे और उसके लिए क्या आप सोच रखा है, इसके बारे में रुक जाओ। देखिए, मुसलसल हम उसकी आवाज़ नेशनल असम्बली में भी उठा रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो ना कराची में
दो टाइप की गवर्नमेंट्स है ना इस वक्त जिनके पास पैसा और इख्तियार है। पहली है आपकी बल्दियात की, वो एमकेएम के पास नहीं है, जिसके पास कुछ फंड्स हैं, महदूद फंड है, कुछ फंड्स हैं और इख्तियारात हैं, मेरे पास नहीं है भाई, इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के पास नहीं है। दूसरा सिंध के अंदर जो दूसरा पावरफुल इदारा है वो सिंध गवर्नमेंट है। मैं पार्ट नहीं हूँ, सिंध गवर्नमेंट का इत्तेहादी नहीं हूँ भाई, मैं फेडरल गवर्नमेंट का इत्तेहादी हूँ, मेरा उसके साथ कोई अलायंस नहीं है। तो मैं तो जो कर सकता हूँ, देखें ये बैठे में दोनों भाई और ये गवाह होंगे कि 2018 के इलेक्शन के बाद जो MP MNA जीते थे वो लोगों को अपने इलाके में नहीं नजर आए। शायद उन आप हल्के में जाकर उनके नाम पूछते तो लोगों को नाम भी नहीं याद होते और पता ही नहीं था कि कौन जीता और कौन हारा है। लेकिन मैं देखें ये बात वसूख से कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, अगर मैं गलत कह रहा हूँ दोनों भाई मुझे कहें, ओपनली कहें कि हमारा आज जीता हुआ MP है, हमारा जीता हुआ आज MNA, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो आवाम के बीच पे इस वक्त मौजूद है कि रात के 3 बजे भी आप हमारे जीते हुए MP को फ़ोन करेंगे, वो पाबंद है कि आवाम के पास पहुँचेगा, उसका मसला दुख दर्द बांटने के लिए उसके पास पहुँचेगा। थाना कचहरी का मसला है, अस्पताल का मसला है, कुछ नहीं कर सकता लेकिन आपके साथ खड़ा हुआ है। बल्कि मेरे बहुत सारे MPs ऐसे हैं बेचारे जो थोड़ी सी हैसियत रखते थे, माली हैसियत, अपनी जेबी कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, तो वो बेचारे अपनी जेबों से पाइपें लाकर गटर के पाइप डाल रहे हैं, वो अपनी जेबों से गटर के ढक्कन लगवा रहे हैं। भाई ये अफसोस की बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है कि दुनिया चांद पे चली गई और आज मैं गटर के ढक्कन पे बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। मेरे लिए बड़ी शर्म अमेज ये बात है। तो वो है बदकिरदारियाँ हैं ना कि वो जो आप कह रहे हैं कि जो भी जीते हुए वो कहें उनका नुमाइंदा होता, तो वो दुबई में अयाशियाँ कर रहे हैं, वो दुबई में अपार्टमेंट्स खरीद रहे हैं, वो दुबई में प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं। तो हम जा रहे हैं ना उस तरफ, अगर आप ट्रैकल डाउन कर देंगे पैसा भी तो इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा कि इनके वो इख्तियारात वो सब सल्व होंगे और आम आदमी तक जब पहुँच जाएंगे तो इलाके का बंदा जब उसका बच्चा एक UC चेयरमैन का प्राइवेट स्कूल में जाकर अच्छी तालीम हासिल कर रहा होगा, सरकारी स्कूल में गोस्ट टीचर बैठे होंगे और खंडर बना होगा, तो उस चेयरमैन को गिरबान से पकड़ कर घसीटेंगे गली के। बिल्कुल ठीक है। मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करता हूँ कि ये एक बड़ा आम इशू है और बिलखुसूस शहर कराची में जो कुछ होता रहा है हालिया दिनों में भी बारिशों की वजह से जो कुछ हुआ, सवालों के अंबार लगे हुए हैं। फिर बिजली की कीमतों के हवाले से एक बड़ी अजीब सी बात है, समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ऐवान में भी बाज़ सुनाई दी गई कि ये जो इदारा है बिजली की तकसीम कार कंपनी इधर जो है वो किसके मातहत है, कौन इसको देखता है, कौन सी रेगुलेशंस को फॉलो करता है या किस टैरिफ को जो है वो इनको दिया जाता है जिसके ऊपर ये चार्ज करते हैं, ये सारे मामला हैं। ज़रा मैं अभी बात हो रही थी जो गुल नवीद साहब हैं इनसे बात कर रहा था इनके इलाके के हवाले से। औरंगी टाउन के हवाले से बड़ा पसमानदा इलाका है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज सुबह भी बड़ी अजीब बात है, मैं सुबह जब तैयार हो रहा था तो सोच रहा था कि पहले कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, फिर एशिया की, और उसके बाद तो पूरा शहर ही कच्ची आबादी में तब्दील हो चुका है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो हमने तरक्की की है। ये तो क्रेडिट मैं अपने भाइयों को देता हूँ पीपल्स पार्टी के कि उन्होंने जो देही और शहरी इलाकों का फ़र्क था ना उमई भाई, इसको ख़त्म कर दिया। जो शहरी इलाके थे उनको देही इलाकों में तब्दील कर दिया, तो देही इलाकों और शहरी इलाकों का फ़र्क ख़त्म हो गया। जी यासिर भाई, कभी आप औरंगी टाउन आए? मैं बिल्कुल आया, आना हुआ है आपका? बिल्कुल आया। औरंगी टाउन के अंदर इतना मतलब अलमिया है, अल्लाह ताला रहम करे औरंगी टाउन के ऊपर, कराची के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, कि पुलिस की वर्दी के अंदर डाकू एक ताजिर को उठा लेते। ये वाकया टीवी पे आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर हुआ और अच्छे रैंक का मतलब ऑफिसर, तो ताजिर को उठाता है, घर से जेवर ले जाता है, फिर उसको बराम मतलब रिहा करने के लिए रोड के ऊपर उससे लाखों रुपए लिए जाते हैं। औरंगी टाउन के अंदर जो एक अब इस वक्त हमारे मतलब कोई बल्दियात से जो जीते हुए हैं माशाल्लाह, वो बड़े गुर्बत और नीचे से ऊपर गए और आज वो कुछ सालों के अंदर बाहर मुल्कों के अंदर होटल खोल के बैठे हुए अपने। और उस तरह के होटल कि आप औरंगी टाउन में लोग, अल्लाह माफ़ करेंगे, आप जब औरंगी टाउन सुबह निकलेंगे ना 8 बजे के टाइम, तो आपको स्कूल की बसें, गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी, आपको ख़वातीन नज़र आएंगी काम पे जाने वाली, फैक्ट्रियों में जाने वाली, छोटे छोटे बच्चों को बेचती हैं अपने काम के लिए, रोज़गार के लिए। बहुत बुरा हाल है औरंगी टाउन का। लेकिन उसके बाद आप तमाम सिस्टम देखें, बलूचिस्तान का जो रास्ता है वो औरंगी टाउन से अब रिवर रोड वाला नादन बाईपास से स्मगलिंग खुल्लम खुल्ला, इतनी स्मगलिंग कि आप एक SI को देखेंगे, एक हेड कांस्टेबल को देखेंगे तो वो करोड़पति अरबपति बना हुआ है। ये आलम है, मतलब आप हैरत करेंगे कि एक वो अल्ताफ नगर, एक मतलब गुलशन ज़िया का एक इलाका है जो 2008 के अंदर उस इलाके के अंदर कटिंग वगैरह हुई, तो वहाँ की लीज कोई एक प्लाट की 8-8 बंदों के नाम पर है। KMC की लीजें एक लीज मतलब एक प्लाट है और 8 बंदे उसके मालिक हैं और तमाम के पास लीजें और तमाम जाके अपना रिकॉर्ड चेक कराते हैं, सबके नाम पे आता है वो। अब आप अंदाजा करेंगे इदारे हमारे कहाँ हैं। लेकिन मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि हमारे जो
अहदेदार हैं, जो हमारे मुल्क की एजेंसी हैं, वो थोड़ा सा इसके ऊपर एक्शन करें। एक्शन में डॉक्टर साहब ये तंजीम साजी एक बड़ा मुश्किल मरहला है, और फिर ऐसे लोगों को मुंतखब करना, अब यहाँ तो हुआ ही है कि जिसको भी लाया गया उसने फिर ऐसे ही कमाल दिखाया है, जैसे अभी भाई गुल नवीद साहब बात कर रहे थे। और ये कोई एक इदारे का नहीं, सिंध के अंदर जो कुछ होता है कहना मुनासिब नहीं है, अगर कोई नुमाइंदा होता तो शायद ये बात कह डालता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने। फरमाइए, अब तंजीम साजी के हवाले से क्या सोच रखी है? बड़ी जमातें हैं, बड़े नाम हैं, जब इंतखाबात में जाते हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी उस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं, और बड़े बड़े नाम वहाँ से जो है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते रहे हैं। एक वफाकी वज़ीर भी थे अभी वसाइल के, लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची में जो पानी की किल्लत है वो औरंगी टाउन में। ये कहते हुए कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, सोचने पे मजबूर क्या कुछ होता रहा है इसके साथ। जी, औरंगी टाउन में पानी का क्या कीजिए, आपके डिफेंस में पानी नहीं है, आपके गुलशन मेमार में पानी नहीं है, पानी नहीं है। पानी जब हमारा बेचा जा रहा है तो जो हमारा कराची का पानी है वो तो हमें मिलता ही नहीं है, वो तो बिक रहा है, टैंकर माफिया। और इसके साथ जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जैसे अभी नवीद साहब ने फरमाया कि वो बाहर मुल्कों में होटल बना रहे हैं और यहाँ से लूट लूट के जा रहे हैं, तो एक्चुअली हम सिंध गवर्नमेंट को इसका जो है ना क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने क्या किया कि कराची में जो एजुकेटेड तबका था, जो पार्लियामेंट तक पहुँचे, उनको एक दीवार से लगा के और सारा निज़ाम संभाल लिया। अच्छा, वो बल्दियाती निज़ाम भी उनके पास है और वफाक में भी हैं, सूबाई भी उनके पास है। तो उसका नतीजा यही निकल रहा है कि जो आवाम है, ख़ासकर हमारे कराची की, जो कि टैक्स पेयर भी सबसे ज़्यादा हैं, मुल्क को चलाने में भी कराची का ही रोल है, तो ये वही मामला हो गया कि आप देखें कच्ची आबादियाँ जितनी हो गई हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी का फॉल और वहाँ कुंडा सिस्टम और दीगर जितने भी मसाइल ये हुए, अवाम ने जो देखा है ना कि अब तंजीम साजी की बात आती है तो अवाम सारे एक्सपेरिमेंट देख चुकी है हर जमात के। तो हमने जो इस पे थोड़ा सा सोचा तो हमने ये कहा कि अवाम के बुनियादी हकूक की बात करो। आप इस तरफ तो आओ ही ना कि सीट आएगी और हम जो है ना आगे पार्लियामेंट में जाएंगे, और ये सारे अवाम मामला देख चुकी है। ये बस वो ये एक नया लॉलीपॉप है कि चले अवाम को इस तरह नहीं तो इस तरह। अवाम को चाहिए वर्क, जो पार्टी हो, चाहे वो इख्तियार में हो या पोजीशन में हो, तो उसको चाहिए इस टाइम अवाम के लिए सोचे, और जिसने भी अवाम के लिए अब कुछ किया तो वो तो आगे आएगा, वरना जो है ना अब अवाम बाशऊर है, फिर मामलात आगे। आपके ख्याल में अब जो है वो टफ टाइम इनको दिया जा सकता है? ये टफ टाइम अवाम देने वाली है, और वाकईतन अब जो आने वाला इंतखाब होगा वो बहुत सारे लोगों के लिए शायद उनका आखिरी इंतखाब भी साबित हो सकता है कोई सियासी करियर उनका जारी ना रह सके। फिर दूसरी तरफ अभी जैसे बिजली की तकसीमदार कंपनी के हवाले से बात हो रही है, एहतजाज ज़रूर किया गया, आवाज़ भी इसके ऊपर बुलंद की गई, लेकिन वाक़ईतन इसके ऊपर और अमलन क्या करने की ज़रूरत है या क्या करने जा रहे हैं? मैं फिर सवाल वही करूँगा कि ये माजी की सबसे बड़ी कराची की चुनिंदा जमात है और इसके जो रहनुमा हैं उनकी तरफ लोगों की निगाहें होती हैं, इस पर क्या हिकमत? बड़ा रिलीफ मिलने वाला है बिजली में कराची के वहाँ, और एमकेएम लगी हुई। एमकेएम बैनरों पे यकीन नहीं रखती, एहतजाज हमने भी किया है, पूरा आपके सामने भी। इदारे के हवाले से क्या हो रहा है? इसको बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, ज़बरदस्त काम हो रहा है, गुड न्यूज़ आएगी और इंशाल्लाह ताला एमकेएम भरपूर इसमें अपना किरदार अदा करेगी। और मैं तो आपके चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता हुआ जाऊँ अभी कि WCL एक इंटरनेशनल एक आपको पता है शिपिंग लाइन है, और उसका एक कंटेनर टर्मिनल है जो मुशर्रफ हब रिवर रोड पे है, और इकड़ों पे वो टर्मिनल है जहाँ पे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एम्प्टी कंटेनर्स आते हैं। तो उस इंटरनेशनल जो यूरोप में बैठी हुई कंपनी है उसका एम्प्टी कंटेनर टर्मिनल बना हुआ है, और 2 दिन पहले MPA साहब ने सिंध हुकूमत के और वहाँ पे कोई 200 गनमैनों के साथ कब्जा कर लिया, उस प्लाट पर जाकर घेर लिया, बाउंड्री पर वॉल के बाहर खड़े कर दिए चारों तरफ, और वो शिपिंग लाइन बेचारी इस कदर मजबूर है कि ना उसके कंटेनर बाहर आ रहे हैं और ना अंदर जा रहे हैं, जो अंदर थे वो अंदर ही रह गए हैं। लोगों का करोड़ों रुपए का माल उसमें स्टक हो गया, और वहाँ छोटे छोटे वेयर हाउस बने हुए थे। तो हम तक ये बात आई, हम बात कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से एमकेएम के पास उस तरह की पावर नहीं है, उस तरह के इख्तियारात नहीं है, और आज की एमकेएम उस तरह की एमकेएम नहीं है जो मार दाड़ पे यकीन रखती है। हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, और आज आपके सामने जो निज़ाम इस वक्त पुलिस का टोटली पीपल्स पार्टी के अंडर है। मैं SSP बहुत अच्छी इंसान है, मैं मिला उनसे जाकर, उन्होंने मुझे ओपनली कहा है कि आप जानते हैं मैं मजबूर हूँ, आप जानते हैं मैं मजबूर हूँ। उनकी खामोशी और उनके चंद अल्फाज में मैं सारी बात समझ गया। तो हालात ठीक नहीं है, कुछ लोग अच्छा नहीं समझ रहे,
और वो हम चौकी से जीते हुए MP हैं, उस समय शायद मैं बदमाश हूँ, और बदमाशी का कल्चर जो पहले सिंध के अंदर चलता था वो कराची में मुसलत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये उनको बाबर करवा देना चाहता हूँ कि कराची के बेटे अभी जिंदा हैं, खुदा ना खास्ता पानी एक वक्त आता है ना बॉयल होकर बाहर आना शुरू होता है, हमें फिर उस तरफ ना लाया जाए, हमें फिर उस तरफ ना लाया जाए। आप किसी की माँ बहन बेटी को बेदखल कर कर, आपने अल्ताफ नगर की बात की, लियारी LDA जो एक आपको याद होगा लियारी एक्सप्रेस बना था, तो उस वक्त 3-4 सोसाइटियाँ मुशर्रफ के दौर में कटी थी, जिसमें मुशर्रफ कॉलोनीज थे, ये अल्ताफ नगर था, और लियारी डेवलपमेंट ने उस वक्त 10 रुपए की पर्ची पे प्लाट मुस्तफ़ा भाई ने अलाट करवाए थे और 80-80 हज़ार रुपये नकद भी दिए थे। उस पर्ची वो रीइंबर्समेंट थी जो यहाँ जी बैंक में वो 10 रुपए की एक पर्ची भरी गई थी, और उस पर्ची पे बैठकर सिंध गवर्नमेंट ने जो SPCA बना दिया, कराची डेवलपमेंट को SPCA बना दिया, और वहाँ से ये बिल्कुल ठीक है नहीं 10-10 फाइलें बनाकर वहाँ पे कब्जा करवा कर बदमाशी कर कर जो देखते हैं बेवा है यतीम है, मेरे पास रोज़ केस आ रहते हैं जैसे किसी बेवा को 5 बेटियों के साथ उसका बेटा नहीं है, रात के अंधेरे में आए हैं 200 बंदे 50 बंदे गनों के साथ और उठाकर बाहर फेंक दिया। अजीब निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक कर देंगे इंशाल्लाह ताला, मायूसी कुफर है। MKM पाकिस्तान पूरी तरह हर चीज़ से बाखबर है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वादा करता हूँ, मेरा एक MP है जीता हुआ, एक MNA इस पे काम कर रहा है, और आपको बड़ी जल्दी बहुत सारा रिलीफ मिलेगा, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, चले उम्मीद रखी जाए खैर की कि आगे आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी लेकर आए हम सबके लिए, और ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं और बिलखुसूस उसमें से भी जो शहर कराची के मसाइल हैं, देखने वाले ये कहते हैं कि सिर्फ मैं इस शहर कराची की, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं सारी सूरत हाल देख रहे हैं, और यकीन मानिए कि सूरत हाल इतनी अब तक दीगर जगहों पर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये साल साल मसाइल चलते आ रहे हैं और आज भी वही मामला ज़ेर बहस आ रहे हैं। बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मौजूद मेहमानों का, जनाब डॉक्टर शबीर अहमद साहब का तशरीफ़ लाए, हुमायूं उस्मान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जनाब गुल नमीद साहब का, तीनों मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए सुबह के वक्त, और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर बड़ी तफसील से हमने गुफ्तगू की है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।